बेपरवाह। अर्चू का सिड से मिलना और बिछड़ना एक ऐसा खेल था जिसे वो समझकर भी न समझ सकी। अजीब इंसान था। जब 2 साल पहले वो उसे मिला था तो वो उसे देखती ही रह गई थी। टॉल, हैंडसम और डार्क, यही तो क्राइटेरिया ढूंढती रही थी न वो लड़कों में, लेकिन लड़कों ने उसे प्रेम के जाल में फंसाया, यूज किया और थ्रो भी कर दिया था। कॉलेज के अंतिम साल तक आते आते वो लड़कों की मोहब्बत की असलियत को समझ चुकी थी। सारे टॉल, हैंडसम और डार्क दगाबाज थे। लड़कियां उनके लिए एक खिलौना मात्र थी। एक खिलौने से बोर होते ही वो दूसरे खिलौने की तलाश में लग जाते थे। इंग्लिश लिटरेचर से एमए करना अर्चू का कोई शौक नहीं था बल्कि मजबूरी थी। उसके पिता की जिद थी इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर वो पीएचडी करे और किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ एक सेक्शन ही बना क्योंकि स्टूडेंट कम थे, 20 लड़कियां और 8 लड़के। सिड उसे एचओडी विराट सर के ऑफिस में पहली बार दिखा था। विराट सर एक ऐसे टीचर थे जिनके लिए इंग्लिश लिटरेचर एक साधना थी। कई यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी स्कॉलर्स का वाइवा लेने जाते रहते थे, इसलिए उनके जूनियर प्रोफेसर ही क्लास लिया करते थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, वो क्लास के हर स्टूडेंट का उसके एडमिशन के बाद कसकर वाइवा जैसा ही इंटरव्यू लेते और कोई सलाह देकर उसे जाने देते। हर स्टूडेंट को बाय नेम बाय फेस याद रखते और वो स्टूडेंट पाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलता तो उसका एग्जाम में बैठना मुश्किल हो जाता था। यह सच्चाई सब जानते थे, इसलिए सब पहले साल में ही पढ़ाई के अलावा हर एक्टिविटी से किनारा कर लेते थे। Students, if you are interested in sports, then take admission in physical education. English literature is not your cup of tea. यह उनका फेमस तकिया कलाम था। उनकी क्लास में कोई हिंदी में बोल पड़ा तो उसे एक लंबा लेक्चर सुनना पड़ता। हिंदी इज योर मदर टंग, रेस्पेक्ट इट, बट नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो नो हिंदी इन माई क्लास। सिड अपवाद था। जो सिड उसे एचओडी विराट सर के ऑफिस में फ्लुएंट इंग्लिश बोलता दिखा था, वो दूसरे प्रोफेसर्स की क्लास की तरह विराट सर की क्लास में हिंदी बोल पड़ता था। लेकिन न जाने क्या जादू था उसकी बात में, उसकी हिंदी में कही बात को भी विराट सर गौर से सुनते और उसे डांटते नहीं थे। ऐसा लगता था फर्स्ट ईयर में जो भी लिटरेचर का सिलेबस था उसे सिड रटे हुए था। क्लास के सारे लड़के लड़कियां उसके नोट्स लेने के लिए उसके आगे पीछे रहते थे। उसे भी अपने नोट्स शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्लास की एक चालाक सी लड़की अदिति, जो स्कूल में हमेशा अपनी क्लास की मॉनिटर रही थी, उसने क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था और हर स्टूडेंट्स को उस ग्रुप से जोड़ भी दिया था। कॉलेज में क्लास मॉनिटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन अदिति को पूरी क्लास ने मॉनिटर का दर्जा दे दिया था और वो इस दर्जे को पाकर बहुत खुश रहती थी। सिड उस ग्रुप में था लेकिन न कभी किसी डिस्कशन में भाग लेता, न ही कोई मैसेज करता। बाकी स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में उसकी मदद लेनी होती थी, इसलिए सब उसकी खामोशी के बाद भी उसके पीछे पीछे रहते थे। अर्चू के लिए सिड एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में सबसे अलग था, खामोश, अपने आप में व्यस्त। न उसे किसी लड़की से वास्ता था, न ही कोई लड़का उसका फ्रेंड ही था। पता नहीं मन ही मन अर्चू को वो क्यों अच्छा लगने लगा था। अर्चू उससे बातें करना चाहती थी और प्रेम भी करना चाहती थी। फिर धोखा खाना चाहती है लड़की। उसका अंतर्मन उसे चेतावनी देता रहता था। पहला साल गुजरा और 14 फरवरी को वो हुआ जो अर्चू के लिए सब कुछ बदल गया। उसके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आई। नंबर अजनबी था। अर्चू ने कॉल कनेक्ट की, दूसरी तरफ से आवाज आई, अदिति, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। विराट सर का फोन नहीं लग रहा है, आज मैं उनकी क्लास अटेंड नहीं कर सकूंगा, प्लीज उनसे कह देना। अर्चू मंत्र मुग्ध सी सिड की आवाज सुनती रही और बोली, सिड सर, मैं अर्चना हूँ, आपने अदिति की बजाय मुझे फोन कर दिया है। कुछ देर खामोशी रही, उसके बाद फिर सिड की आवाज आई, ओह अर्चना, आप, गलती से आपको कॉल कर दिया, प्लीज आप विराट सर से कह दें। गलती से ही सही सिद्धार्थ सर, आपने कॉल तो की, कह दूंगी मैं विराट सर से। पता नहीं किस धुन में बोलती चली गई थी अर्चू। थैंक यू अर्चना जी, कहकर सिड ने फोन काट दिया था। उस दिन के बाद सब बदल गया। अगले दिन सिड ने पहली बार अर्चना से बात की और गलती से कॉल करने के लिए माफी मांगी। अब सिड अक्सर अर्चू से बातें करने लगा था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल का अनवरत सिलसिला शुरू हुआ। पहला गिफ्ट अर्चू ने ही दिया, उसके बाद सिड अक्सर उसे गिफ्ट देने लगा। बातों ही बातों में एक दूसरे के परिवारों, पसंद नापसंद की जानकारी साझा की गई। आई लव यू जैसे मैजिकल वर्ड्स कभी न कहे गए, लेकिन प्रेम तो था ही जिसे जाहिर करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता शायद नहीं थी। लेकिन सिड कभी उनके रिश्ते के भविष्य के बारे में बात नहीं करता था। ये अर्चू के लिए अजीब था। एक दिन अर्चू ने पूछ ही लिया, सिड, सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, क्या फाइनल एग्जाम के बाद भी मिलोगे मुझसे? हाँ अर्चू, क्यों नहीं मिलूंगा, सिड ने संक्षिप्त सा जवाब दिया था। सिड, ये तो बता दो, इस रिश्ते का अंजाम क्या है?
अर्चू ने पूछा था। अर्चू, रिश्ते सच्चाई के धरातल की कसौटी पर कसे जाते हैं। अगर मैं जिंदगी में कुछ कर सका तो मेरे लिए इस रिश्ते के मायने भी होंगे, लेकिन यदि कुछ न कर सका तो क्या मैं तुम्हारे परिवार से तुम्हारा हाथ मांग सकूंगा? सिड ने जवाब दिया था। यह एक कड़वा सच था। अर्चू के पिता अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसका हाथ कभी भी विजातीय बेरोजगार लड़के को बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि पैसे के दम पर उसके लिए हर तरीके से योग्य वर तलाश कर उसके साथ अर्चू का विवाह करना पसंद करेंगे। अर्चू चुप रह गई। इसके बाद दोनों के बीच एक सन्नाटा सा पसर गया था, जिसे न तो अर्चू ने तोड़ने की कोशिश की और न सिड ने। कभी कभी किसी त्योहार पर एक दूसरे को मैसेज करना एक फॉर्मेलिटी ही रह गई थी। अंतिम वर्ष की क्लासेज खत्म हुई, एग्जाम हुए, फेयरवेल पार्टी हुई और सब हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। सिड दुनिया की भीड़ में खो चुका था, उसका फोन नंबर बदल चुका था। अर्चू नेट जेआरएफ क्लियर कर चुकी थी, पीएचडी में एडमिशन लेकर उसी में व्यस्त रहती थी। पिता हमेशा शादी के लिए काबिल लड़कों को लाते रहते थे, लेकिन अर्चू को जिस चेहरे की तलाश रहती थी वो उसे कभी न मिल सका। ये कैसा ब्रेकअप था जो कभी टूट ही न सका? क्या सिड उससे वास्तव में प्रेम करता था, या वो भी उन लड़कों में से ही था जिनके लिए लड़की एक खिलौना थी? वो लड़की के साथ खेलकर बेशर्मी के साथ ब्रेकअप करते थे, लेकिन ब्रेकअप तो सिड ने भी किया ही था, बस उसका ब्रेकअप का तरीका सभ्य था। अजब इश्क। देश की राजधानी, या यूं कहें कि भारत का दिल, दिल्ली। दिल्ली का एक खास इलाका जिसे कूड़े का कुतुब मीनार भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है दिल्ली का गाजीपुर इलाका। कुतुब मीनार की ऊंचाई अगर 73 मीटर है तो दिल्ली के इस इलाके के कूड़े के कुतुब मीनार की ऊंचाई भी 65 मीटर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक सरकार के निरंतर प्रयास से 12 मीटर की ऊंचाई कम हुई है। सितंबर 2017 में इस लैंडफिल साइट पर एक जोरदार धमाका हुआ और कूड़े का ढेर इतनी तेजी से नीचे आया कि वहां से गुजर रही 2 कारें हिंडन नहर में जा गिरी और कई बाइक और स्कूटी भी कूड़े के ढेर के बहाव से नहर में जा गिरी। कूड़े का बहाव इतनी तेजी से आया कि शहर के किनारे बनी लोहे की रेलिंग भी टूटकर नहर में जा गिरी। 3 साल बाद नवंबर 2020 में फिर से यहां ऐसी भयानक आग लगी कि 10 दमकल गाड़ियों के लिए भी काबू पाना मुश्किल हो गया। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं वहां पर रहने वाले लोगों की। चलिए हम अपनी कहानी पर आते हैं। जैसा ये हादसा हुआ, ऐसा ही हादसा लगभग 20 साल पहले यानी कि 1997 में भी हुआ। तब मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक आदमी के साथ एक बच्चा भी था जो उस समय महज 2.5 या 3 साल का रहा होगा। जब ये हादसा हुआ वो इस अचानक झटके से उछलकर कूड़े के ढेर के दूसरी तरफ जा गिरा, जिस पर किसी सुरक्षाकर्मी की नजर नहीं गई और वो 2 दिन तक वहां बेहोश पड़ा रहा। 2 दिन बाद जो लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं, अर्थात कूड़े में से प्लास्टिक या गत्ता, रद्दी इत्यादि छांट कर ले जाते हैं और कबाड़ी को बेचकर इससे उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता है। वही कूड़ा बीनने वाला एक शख्स आया और कूड़ा बीनते हुए उसे कूड़े में से हरकत सी महसूस हुई। उसने कूड़ा हटाकर देखा तो वहां एक बच्चा अर्धचेतनावस्था में पड़ा है। उसे उठाकर वो अपनी झोपड़ी में ले गया। उसे देसी टोटके द्वारा जब होश आया तो पहले उसे नहला धुलाकर खाना खिलाया और फिर उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कूड़े में कैसे आए? कहीं 2 दिन पहले के बहाव में तो नहीं? बच्चा पापा पापा कहकर बच्चा रोने लगा। इतना छोटा बच्चा ना तो अपने बारे में कुछ ज्यादा बता पाया, ना घर का अता पता। उस शख्स जिसका नाम हरी था बच्चे को प्यार करके चुप कराया और उसे आश्वासन दिया कि उसके पापा को ढूंढेगा। लेकिन इतना छोटा बच्चा सही तरह से घर का पता ना बता सका। हरी को मन में भी मोह और लालच जागा। उसने उसके माता पिता को खोजने की कोशिश भी नहीं की और उसे अपना बेटा मानकर अपने पास रख लिया। वैसे भी हरी का इस दुनिया में कोई नहीं था। पत्नी और एक बच्ची 2 साल पहले ही हैजा के कारण दम तोड़ चुकी थी, तो उसे भी जिंदगी का सहारा मिल गया। हरी उसे राजा कह के बुलाने लगा और अपने बच्चे की तरह पालने लगा। धीरे धीरे राजा भी हरी से घुल मिल गया। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। हरी पढ़ा लिखा नहीं था। वो चाहता तो था कि राजा को पढ़ाए, लेकिन रोटी सब्जी के अलावा तन ढकने का गुजारा भी मुश्किल से होता। उसे किसी स्कूल में कैसे पढ़ाता? जहां ये झोपड़पट्टी थी वही सड़क के दूसरी तरफ जो घर बने हुए थे उनमें एक घर में यूसुफ मियां और उनकी बेगम फातिमा रहते थे। शादी के 6 साल बीतने पर भी गोद सूनी थी। सामने सड़क पार जब राजा को देखा तो प्यार उमड़ पड़ा। राजा देखने में राजकुमारों सा लगता। कभी कभी फातिमा बेगम राजा को बुला लेती और उसके साथ समय व्यतीत करना उसे अच्छा लगता। लेकिन अब फातिमा बेगम उम्मीद से हो गई तो वो राजा को और भी ज्यादा प्यार करने लगी। कहती, राजा के कदम मेरे घर में पड़े तो अल्लाह ने मेरी सूनी गोद भर दी। राजा मेरे लिए खुशियों का खजाना बनकर आया है।
फातिमा बेगम ने चांद सी बेटी को जन्म दिया, घर में खुशियों की लहर छा गई। बेटी का नाम सितारा रखा गया क्योंकि यूसुफ मियां और फातिमा बेगम की जिंदगी का सितारा बनकर आई थी। यूसुफ मियां ऑटो रिक्शा चलाते थे, ठीक ठाक ही कमाई हो जाती। बच्ची के लिए सपने देखने लगे कि उसे एक अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए उसे दूंगी मेहनत करनी पड़े। बड़ा होने पर राजा भी हरी के साथ कूड़ा बीनने जाने लगा। राजा बचपन से तो खूबसूरत था ही, मगर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था और भी स्मार्ट होता जा रहा था। राजा को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर हरी उसे पढ़ा नहीं सकता था, इसलिए मन मार कर रह जाता और बाबा संग काम पर जाने लगा। सितारा भी अब बड़ी हो रही है। यूसुफ मियां ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। पढ़ने में होशियार, स्कूल में हमेशा अव्वल रहती और स्कूल की तरफ से वजीफा मिलने लगा। सितारा राजा को अपनी किताबें देती और खाली समय में उसे पढ़ाया करती थी। इस तरह से राजा कुछ कुछ पढ़ना सीख गया था। कब दोनों का बचपन बीता और कब जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया, पता ही नहीं चला। राजा एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था। लंबा ऊंचा कद, घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा रंग, बलिष्ठ बाहें। और सितारा भी तो माशा अल्लाह बला की खूबसूरत शहजादी को भी मात कर दे। राजा के मन में एक खास जगह बन गई थी सितारा के लिए, और सितारा भी शायद राजा को चाहने लगी थी। शायद, हाँ शायद, लेकिन ये कैसे पता चले कि वो भी राजा को चाहती है या नहीं? चलिए देखते हैं कि आगे कहानी क्या रूप लेती है। सितारा 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना चाहती थी। यूसुफ मियां ने सितारा को एक बहुत ही अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से वजीफा भी मिलता था, होशियार भी थी, तो एडमिशन में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सितारा जाने से पहले राजा की जिंदगी के बारे में कुछ ठोस कदम उठाने के लिए सोचने लगी। सब कूड़ा बीनने वाले साइकिल रिक्शा वालों को कूड़ा बेचते और वो साइकिल रिक्शा वाले आगे बड़े कबाड़ी को बेचते। सितारा ने सोचा, इस तरह इन बस्ती वालों को कुछ खास कमाई तो होती नहीं, जिससे उनका रोटी का ही गुजारा मुश्किल से होता है। एक दिन सितारा राजा से कहती है, राजा अगर तुम ये कूड़ा रद्दी सीधे बड़े कबाड़ी को बेचो तो तुम्हें वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जिससे तुम पढ़ाई का खर्च भी निकाल सकते हो। राजा को पढ़ने का शौक तो था ही, उसे ये आइडिया अच्छा लगा। उसने बस्ती वालों से बात की तो बस्ती वालों को भी सुझाव पसंद आया। उन्हें भी लगा कि उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सब बस्ती वालों ने ये जिम्मेदारी राजा को ही सौंप दी। अब समस्या ये कि बड़े कबाड़ी के पास शहर तक इस कूड़ा करकट को कैसे पहुंचाया जाए। तो सितारा ने अब्बू से कहा, अब्बू आप राजा को एक टैंप किराए पर ले दीजिए, जिससे राजा सारा कूड़ा करकट शहर में बेचने जा सकता है, जिससे सब बस्ती वालों को भी अच्छा मुनाफा होगा, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। बेटी मशवरा तो सही है, चलिए, मेरा एक दोस्त है टैंप वाला, मैं उससे बात करके कहीं से इंतजाम करवाता हूँ। यूसुफ मियां ने टैंप का इंतजाम कर दिया और सितारा ने ओपन बोर्ड से राजा की पढ़ाई का इंतजाम। लेकिन अब हॉस्टल जाने का वक्त आया तो सितारा का दिल मानो इसके लिए गवाही नहीं दे रहा। यही हाल राजा का था। सितारा, राजा, ना जाने क्यों तुमसे दूर जाने के नाम पर मुझे घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो शायद हम बिछड़ कर फिर ना मिले। राजा, सितारा मेरा भी यही हाल है, ना जाने तुम्हारे जाने के नाम पर दिल बैठा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दोनों ना समझ सके कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। खैर सितारा हॉस्टल चली गई, लेकिन जाते जाते एक निश्चय करके गई कि इस लैंडफिल साइट को खत्म करवा के रहेगी, क्योंकि वो राजा के बारे में जान चुकी थी। जब राजा बड़ा हुआ तो हरी ने उसे उसके जीवन की सच्चाई बता दी थी। सितारा, राजा एक दिन मैं इस लैंडफिल साइट को खत्म करके रहूंगी। ऐसे इलाके शहर से दूर कहीं होने चाहिए। कितने लोग यहाँ इसकी बदबू से दम घुटने से मर जाते हैं, कितने इसके विस्फोट से। राजा, हाँ सितारा, हमें हर हाल में इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। सितारा कॉलेज के लिए रवाना हुई। इधर राजा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में अव्वल पे अव्वल आता रहा। उसने BA कर लिया और बस्ती के बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, साथ में खाली समय में उन्हें खुद भी पढ़ाता। धीरे धीरे राजा ने टैंप में कूड़ा करकट का काम छोड़कर दूसरे माल ढोने लगा, क्योंकि वैसे भी इस तरफ अब सरकार भी थोड़ा सा ध्यान देने लगी थी कि इस लैंडफिल साइट को कम किया जाए ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। उधर ग्रेजुएशन करने के बाद सितारा ने IAS की तैयारी शुरू कर दी। UPSC UPDC एग्जाम का इम्तिहान दिया, जिसमें सितारा अव्वल नंबर पर आए। अब वो IAS बन गई और लैंडफिल साइट को खत्म कराने की कोशिश जारी रखी। सितारा की इस कामयाबी पर जितना राजा खुश था शायद ही कोई हो। सितारा IAS
बनने के बाद जब घर आई तो एक दिन सितारा और राजा बैठे बातें कर रहे थे। सितारा, आज तुम्हारी वजह से मैंने BA कर लिया और टैंप का काम भी अच्छा चल निकला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सकता चाहा था कि कभी मैं पढ़ पाऊंगा। राजा, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की पसंद आई? किस लिए? बुद्धू, शादी के लिए। और किस लिए? पहले तुम बताओ, तुमने लड़का पसंद किया कोई? मुझे नहीं करनी शादी वादी। मुझे कौन सा करनी है? लेकिन दोनों में मन में एक ही बात चल रही है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। राजा को बाबा ने शादी के लिए कहा तो राजा ने बाबा से साफ कह दिया, बाबा मैंने सितारा को ही अपना मान लिया है, उसके सिवा मैं किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन बेटा यूसुफ मियाँ नहीं मानेंगे। बाबा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म सही, मैं जन्म जन्मांतर सितारा का इंतजार कर सकता हूँ। बाबा जानते थे राजा सितारा के सिवाय किसी का नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। सितारा अपने अब्बू के ख्यालात जानती थी, उसे मालूम था किसी भी हालत में अब्बू राजा से उसकी शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसने अब्बू से कुछ ना कहा। राजा, तुम चाहो तो गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। सितारा राजा को मशवरा देती है। राजा ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। ईश्वर का खेल, सितारा के महकमे में ही राजा को ड्राइवर की नौकरी मिल गई। सितारा को थोड़ा सा अटपटा तो लगा, मगर दिल में एक सुकून भी जगा कि राजा हर पल उसकी आंखों के सामने रहेगा। एक प्यार ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे इन दोनों का मूक प्यार है, बस दोनों इसी में संतुष्ट हैं कि दोनों एक दूजे की नजरों के सामने हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी। वैसे तो मैं रहने वाली कोल्हापुर के एक गांव की हूँ। मेरे माँ पापा वहीं रहते हैं। पापा किसान हैं और माँ मसालों का व्यवसाय घर से ही करती है। हाँ, तो बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मैं हॉस्टल में रहती थी। 4 दिन की छुट्टियों पर सबने कार्यक्रम बनाया कि 4 दिन हॉस्टल में रहने से अच्छा है कि आसपास कहीं घूमकर आए, महाबलेश्वर, माथेरान, खंडाला कहाँ जाया जाए। हमारा एक दोस्त वंश, जिसके कुछ परिचित दहानू में रहते हैं, उसने बोला दहानू चलते हैं। वह पहले ही वहां जा चुका था। उसने बोला, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर स्थित सबसे ज्यादा चीकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध दहानू का बीच समुद्री किनारा लगभग 20 किलोमीटर लंबा और बहुत खूबसूरत है। दहानू में पहाड़ पर ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मुंबई में रहने के कारण बीच का आकर्षण तो कुछ खास था नहीं, पर वंश का कहना था कि इन्हीं 3 दिनों में दहानू में चीकू फेस्टिवल भी होने वाला है। इस तरह से उसने हमें दहानू जाने के लिए तैयार कर लिया। हॉस्टल से हम 2 लड़कियां और 4 लड़के वही मुंबई के थे और वंश, हम सब 9 लोग 3 दिन के कपड़े वगैरह लेकर निकल पड़े। सुबह सुबह चर्चगेट से लोकल पकड़ ली थी, जिसका अंतिम स्टेशन दहानू था। हंसते गाते गप्पे मारते भेलपुरी वड़ा पाव खाते पीते हम दहानू स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें लगा हमें रिक्शे करने पड़ेंगे, पर वंश का एक मित्र कुशल अपनी बड़ी गाड़ी टवेरा लेकर हमारा इंतजार कर रहा था। हम उसी में बैठकर वंश के परिचित के घर पहुंचे। उनका घर बिल्कुल समुद्र के किनारे था, बस एक सड़क का अंतर था। मुंबई में तो हमें लगता था कि बहुत अमीर लोगों के घर ही इस तरह से समुद्र के किनारे होते होंगे। अमीर तो वह परिवार भी था शायद। हम उनके घर के ऊपर के 2 कमरों में व्यवस्थित हो गए। उन्होंने ज्यादा कुछ तकल्लुफ नहीं किया था। कमरे में गद्दे व चादरें रख दी थी। फरवरी का महीना था, इसलिए ज्यादा ठंड भी नहीं थी। मेरे साथ की लड़कियां जमीन पर सोना पड़ेगा यह सोचकर थोड़ा मुंह बनाने लगी। चिल गाइस, क्या यार, हम यहाँ घूमने आए हैं और तुम्हें इतनी परेशानी है तो जाकर फिर होटल में ठहरो। इस तरह से मुंह बनाना उनके आतिथ्य का अपमान होगा। यह कहते हुए जब मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो कुशल मुझे बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वह हमें खाने के लिए नीचे बुलाने आया था। उन्होंने हमें उनके घर में ही खाना खाने के लिए कहा, पर हमने उन पर बोझ ना बनते हुए खाना होटल में ही खाने का निश्चय किया। पर उस दिन तो उनके कहने पर हमें उनके घर पर ही खाना खाना पड़ा। हम 10 लोगों के लिए भी उन्होंने इतना सारा खाना बनाया था। थेपला, खांडवी, कढ़ी चावल, जलेबी, फाफड़ा, ढोकला और छाछ तो वह लोग पानी की तरह पीने को दे रहे थे। खाना खाकर हम सब समुद्र की ओर निकल गए। पानी बहुत पीछे था, पर बच्चों की तरह हमने वहां घोड़े की सवारी, तांगा की सवारी और बाइक चलाई। सच में दहानू बीच बहुत साफ सुथरा था। सरू के पेड़ के बीच लगे बच्चों के झूले देखकर तो हम सभी बच्चे बन गए। हम वहां पर बीच पर टहलते रहे। हम मक्का, बुड़ी का बाल, अगड़म बगड़म खाते पीते सूर्यास्त देखने के लिए एक जगह बैठ गए। क्षितिज पर हल्के हल्के बादल थे, तो सूर्यास्त हमें देखने को नहीं मिला। हम काफी शाम गए तक वहां बीच पर टहलते रहे, फिर सामने ही दिख रहे होटल में घुस गए।
वहां पहले तो सूप मंगा कर पिया, फिर खाना खाया और घर वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह हमें ट्रैकिंग पर जाना था। दहानू शहर से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर महालक्ष्मी माता का गढ़ है। हम सब सुबह नहा धोकर तैयार हो गए थे। कुशल गाड़ी लेकर आ गया था। वही हम सबको लेकर पहाड़ के नीचे तक गया। पहाड़ की ऊंचाई देखकर तो हम लड़कियों ने रास्ते से ही जाने का निर्णय लिया। लड़कों ने कुछ देर तो ट्रैकिंग की, फिर वह भी हमारे साथ रास्ते पर ही चलने लगे। एकदम अलग तरह नुकीली चोटी वाला पहाड़ देखने में ऐसा लगता था मानो कोई औरत देवी माँ बाल खोल कर बैठी हो। कुशल बताने लगा कि शारदीय नवरात्रि की पूर्णिमा को दहानू और दूर दूर के इलाकों से सब चलते यहाँ आते हैं और पहाड़ चढ़कर ऊपर माँ के दर्शन कर पहाड़ के उस तरफ से उतरकर महालक्ष्मी माता के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करते हैं। बाद में हमने देखा भगवान उस तरफ से तो उतरने का रास्ता ही नहीं है। फिर रात में या भोर के उजाले में यह लोग कैसे उतरते होंगे। हाँ, तो कुशल बता रहा था कि ऊपर गढ़ी के मंदिर से पुजारी झंडा लेकर दौड़ता हुआ जाता है और ऊपर चोटी पर झंडा लगाकर आता है। हमारी तो रूह ही कौप गई, ना कोई रास्ता ना कुछ पकड़ने की जगह है। एक हाथ में माँ का झंडा, पुजारी कैसे उस नुकीली चोटी पर चढ़ता होगा। बातें करते करते हम ऊपर पहुंच गए। हमने माँ के मंदिर में जाकर दर्शन किए। कुशल ने अपना बैग खोलते हुए उसमें से खाने का सामान निकाला जो वह हम सबके लिए लाया था। हम सब उस पर इतने कृतज्ञ महसूस कर रहे थे क्योंकि हमें तो खाने का कुछ सामान रखने का ध्यान ही नहीं था और पागल वंश उसने भी हमें नहीं बताया था। खाते खाते कुशल हमने दूर दूर तक फैले जंगलों को दिखाकर बताता रहा, यहाँ तेंदुआ, बाघ, चीता भी घूमते हैं। अक्सर रात को उनकी दहाड़ सुनाई पड़ती है। 3 बजे तक हम नीचे उतर आए। यह तय नहीं हो पा रहा था कि महालक्ष्मी माँ के दर्शन के लिए आगे 14 किलोमीटर चला जाए या फिर आज चीकू फेस्टिवल का आखिरी दिन है वहां चला जाए। खैर, हम चीकू फेस्टिवल के लिए वापस लौट पड़े। वापसी में कुशल हमें रास्ते में पड़ने वाली संतोषी माँ के मंदिर का दर्शन भी करवाता आया। हम एकदम थक गए थे, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर चीकू फेस्टिवल का लालच, हम फटाफट गर्म पानी से नहाकर तैयार होकर 5 बजे निकल पड़े। चीकू फेस्टिवल दहानू शहर के थोड़ा बाहर घोलवड़ के समुद्री किनारे पर मनाया जाता है। वहां पहुंचकर देखा तो इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां की पार्किंग की जगह नहीं। कुशल ने मुख्य द्वार पर हमें उतारकर कहा, तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैंने कहा, इतनी भीड़ में आप हमें ढूंढोगे कैसे? आप अपना नंबर दे दो, मैं उस नंबर पर कॉल करती हूँ तो आपको हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। मुख्य द्वार बांस, नारियल, खजूर के पत्तों से बहुत ही कल्पनात्मकता से बना था। हम मंत्रमुग्ध होकर उस कलाकारी को देख रहे थे। अंदर पूरा प्रांगण वारली चित्रकला से सजा था। दहानू विश्व प्रसिद्ध वारली पेंटिंग का जन्म स्थान है। अंदर बड़े बड़े स्टॉल पर हस्तशिल्प की वस्तुएं, लोकल दुकानों के कपड़े, गहने, साड़ियां सब कुछ मिल रहे थे। हमने नारियल के पत्तों के बने शोपीस लिए। जिंदगी में पहली बार हमने चीकू के इतने रूप देखे। चीकू कैंडी, चीकू अचार, चीकू बर्फी, चीकू मुखवास, चीकू आइसक्रीम और ना जाने क्या क्या। सच में हमारा आना सार्थक हो गया था। हमने वहां काली मुर्गी, कड़कनाथ के चूजों को भी देखा और उनके अंडों का ऑमलेट भी खाया। आगे जाकर एक बहुत बड़ा प्रांगण था जो पूरा खाने के दुकानों से भरा था। हमने आदिवासी ढंग से बने मुर्गे, मछली, इन सब का स्वाद भी चखा। हमारे दोस्त जो शाकाहारी थे वह अन्य दुकानों पर जाकर सैंडविच, डोसा और अन्य खाना खाने लगे। बगल से कहीं संगीत की आवाज आ रही थी। हम सब खाना खाने के बाद उस और बड़े एक और प्रांगण में बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। स्टेज बना था। वहां लोक नृत्य और लोक कलाएं प्रस्तुत की जा रही थी। वही कुर्सियों पर बैठकर हमने तारपा नृत्य देखा। एक लोक कलाकारा एक गीत गाई जिसके बोल तो हमें समझ में नहीं आए पर सुनना अच्छा लगा। हमने वंश को धन्यवाद दिया कि उसने हम सबको यहाँ आने के लिए तैयार किया। 10 बजे के आसपास हम वहां से निकले। तारों भरे आकाश, चांदनी रात, सुनसान सड़क, सरू के पेड़ के बीच से गुजरती हमारी कार और बगल में ही उफनती समुद्र की लहरों का शोर। अचानक से कुशल ने गाड़ी दाएं हाथ पर रोक दी। हम डर गए, क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई क्या? वह बोला, नहीं, पानी बहुत पास है। चांदनी रात में समुद्र देखना अच्छा लगेगा। यहाँ, हाँ, हम लोग इसे चिखला बीच या लॉग बीच भी कहते हैं। मैं पूछना चाहती थी, लॉग बीच क्यों कहते हैं? पर प्रश्न का उत्तर वहां पड़े एक विशालकाय लॉग को देखकर हो गया। कुशल बोला, कुछ सालों पहले यह लॉग पेड़ का तना, लगभग 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर गोलाई का टुकड़ा बहते हुए यहाँ आकर अटक गया था। तब से इसे यहीं पड़ा रहने दिया गया। मैं सोच रही थी, कितने अच्छे लोग हैं, चाहते तो उस लकड़ी के टुकड़े को बेच सकते थे। मैं दोनों हाथ फैलाकर गोल चक्कर काटकर नाचते हुए बोली, हाय, कितना अच्छा शहर है।
मन कर रहा है यही बस जाऊं। आए। हम जाकर लॉग पर बैठ गए। चांदनी रात में सुनसान बीच पर लहरों के शोर के साथ लहरें मानो आकर लॉग को चुमना चाहती थी। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने पूछा, यहाँ किसी का डर नहीं है? कुशल बोला, हमारा दहानू रात को 12 बजे भी सुरक्षित है। अब लहरें हमारे पैरों को भिगोने लगी थी। काफी देर तक बैठे रहने के बाद हम सब वापस लौट आए। तीसरे दिन कुशल हमें अपनी वाड़ी में घुमाने ले गया। वानी मतलब बगीचा। चीकू के पेड़ एक समान दूरी पर लगे व्यवस्थित क्यारियां बनी हुई। आम का बगीचा भी था। वहां हमने सुपारी का पेड़ भी देखा। सुपारी छोटे कच्चे नारियल जैसे दिखने वाले एक फल का बीज होती है। काजू के पेड़ भी देखे, उन पर छोटे छोटे फल आए हुए थे। हमने काली मिर्च की वेल भी देखी और हरी काली मिर्च खाकर भी देखी। कुशल ने हम सबके लिए तुरंत पेड़ से तुड़वा कर नारियल पानी पीने को दिया। हम तो उस लड़के को देखते ही रह गए जो सिर्फ एक रस्सी की मदद से कैसे फुर्ती से नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था। वहां ताड़ खजूर के पेड़ भी थे जिनसे छोटे छोटे मटके बंधे थे। हमने पूछा तो बोला, तने से रस निकलता है, वह मटके में एकत्र कर लेते हैं, इसे नीरा कहते हैं। सूर्योदय से पहले नीरा पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने भी पीने की इच्छा जताई तो कुशल मेरी ओर देखकर हंस पड़ा। मुझे थोड़ा बुरा लगा तो वह बोला, सूर्योदय के बाद नीरा ताड़ी बन जाता है, उससे नशा चढ़ता है। मैं झेप गई। फिर वह हमें लेकर पास के गांव में गया जहां आदिवासी लोग वारली चित्रकला बनाते हैं। हमने वहां देखा चावल के आटे और गेरू के प्रयोग से वारली चित्रकला कैसे बनाई जाती है। वापस लौटते समय हमने देखा पानी बहुत पास था तो हम सब बीच पर पहुंच गए और पानी में उतरकर खेलने लगे। काफी देर बाद जब हम थक गए तो होटल से खाना खाकर वापस आ गए। कल सुबह हमें वापस मुंबई के लिए निकलना था तो यह तय हुआ आज की रात समुद्र के किनारे ही बिताएंगे। हमें सूर्यास्त भी देखना था। तो शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास हम चटाई वगैरह लेकर, कुछ चटाई कुशल भी लेकर आया था, बीच पर पहुंच गए। शाम का समय था तो बीच पर बहुत चहल पहल थी। आज पानी भी पास था और आकाश में बादल भी नहीं थे। सूरज एकदम लाल आग के गोले जैसा दिख रहा था। हम एकदम सही समय पर पहुंचे थे। वह क्षितिज को छूने ही वाला था, जैसा कि हम अक्सर बचपन में सीनरी में बनाते थे। एक सूरज आकाश में, एक पानी में, वैसा कुछ नहीं था। सूरज क्षितिज को छूकर थोड़ा सा फैल गया था। लग रहा था पानी के ऊपर किसी ने मटका उल्टा करके रख दिया है। पूरा आकाश गहरा नीला और नारंगी रंग से भर गया था। पानी भी नारंगी हो गया था। अभूतपूर्व दृश्य। हम सब तो अपलक यह दृश्य देखते ही रह गए। अभी रात होने में समय था और हमें पूरा समय बीच पर ही बिताना था तो कुशल ने बोला, चलो तुम लोगों को दहानू के साईं बाबा का दर्शन करवा कर लाता हूँ। हम सब कार में भरकर निकल पड़े। साईं बाबा के मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन किए। पता नहीं क्यों मुझे बाबा की यह मूर्ति, यह प्रतिमा शिरडी वाली प्रतिमा से भी ज्यादा जीवंत लगी। लौटते वक्त रास्ते में कुशल ने एक जगह कार रोककर हमें दहानू के प्रसिद्ध वड़ा पाव भी खिलाए। फिर रात 8 बजे के आसपास हम सब चटाई बिछाकर दरिया पर बैठे अंताक्षरी, ताश, ट्रूथ एंड डेयर यह सब खेल खेल रहे थे। भूख लगने पर सामने होटल से पार्सल लेकर आए। सच में इतना मजा तो हमें कभी जुहू बीच पर भी नहीं आया था। एक राजा वाली भावना आ रही थी। इतने बड़े दरिया के साम्राज्य के मानो हम एकमात्र मालिक हो। खाना खाते समय वह सब पार्सल के प्लास्टिक और ढक्कन इधर उधर रखते जा रहे थे। मैं कुशल का मुंह देख रही थी जैसे उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिर खाना खाने के बाद मैं उठी और मैंने वह सब समेटना शुरू कर दिया तो बाकी के लोग बोले, पड़े रहने दो ना, पानी सब बहा ले जाएगा। तो कुशल थोड़ा गुस्से से बोला, समुद्र एक भी चीज अपने पास नहीं रखता है, यह सब कचरा तुम्हें बीच पर ही पड़ा दिखाई देगा। यह हमारा बीच है और इसे साफ रखना हमारा फर्ज है। मैंने और कुशल ने जाकर सारा कचरा पेटी में डाला। वहां उसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, तुम कल्पना हो ना? मैं उसे आश्चर्य से देख रही थी। 2 दिन से हम साथ घूम रहे हैं, आज यह मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? वह फिर बोला, तुम कोल्हापुर की हो। मैंने प्रश्नवाचक निगाह से उसे देखा। क्यों, आपको कैसे मालूम? वह मुस्कुराते हुए बोला, आपको शायद नहीं मालूम पर आपकी फोटो और बायोडेटा मेरे घर पर शादी के लिए आया हुआ है। आप बुरा मत मानना पर मेरी माँ ने मुझे आज ही दिखाया। आप चाहोगे तो आपकी यहाँ बसने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है ही। मैं और मेरा दहानू अच्छा लगा हो तो जाकर कॉल करना। तुम्हारी हाँ या ना के बाद ही मैं घर वालों को हाँ बोलूंगा। मैं वह से चली आई। अब मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने कहाँ कहाँ मेरी फोटो बांट रखी है। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था।
उस रात मुझे लगता रहा जैसे वह मुझे ही देख रहा है। उसके अंताक्षरी के सारे गाने मेरे लिए ही है। रात को जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो हमने चटाई समेटकर ऊपर सीढ़ी पर रख दी और बैठे बैठे उन लहरों में भीगते रहे और मैं एहसासों में भीगती रही। जब वंश के कहने पर सबने उससे गाने की फरमाइश की तो उसने गाना गाया, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कितनी प्यारी आवाज थी। सब उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे और मैं शर्म से लाल हुई जा रही थी। छी, कितना बेशर्म है। कहीं मेरे दोस्तों को पता चल गया तो यह सब मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। फिर जब पूरी तरह से भीगकर हम सब चटाई लेकर घर वापस जा रहे थे, मेरे हाथ से चटाई लेने के बहाने आकर उसने बोला, तुम सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। बोलो ना मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। इस तरह से चांदनी रात में समुद्र किनारे शुरू हुई हमारी इस छोटी बहुत छोटी सी कहानी की परिणति कुछ इस तरह हुई कि आज समुद्र किनारे मेरा रोज का आना जाना है।